हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और वैल्यूएशन का। दीज आर द टॉपिक्स विच आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग फॉर एमपीएससी। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा व्हाट इज मीन बाय एस्टिमेशन, डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेशन, व्हाट आर द नीड्स ऑफ एस्टिमेशन, उसके सभी पॉइंट्स इन डेप्थ हमने देखे। देन व्हाट इज द डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट। Today we'll study types of estimate. Basically there are two types of estimate, approximate estimate and detailed estimate. Approximate estimate को ही rough estimate और abstract estimate और preliminary estimate भी कहा जाता है. We'll study each of them in detail. Approximate estimate calculate करने के चार तरीके हैं: plinth area method, cubical rate method, unit rate method और typical bay method. डिटेल्ड एस्टिमेट चार टाइप्स के होते हैं: रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एंड लास्ट वन इज एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। ये ईच मेथड का क्या सिग्निफिकेंस है, कब यूज़ की जाती है, कहाँ यूज़ की जाती है, किस सिचुएशन में यूज़ की जाती है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। नाउ स्टार्टिंग विथ टाइप्स ऑफ एस्टिमेट का फर्स्ट टाइप, दैट इज अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। सो व्हाट इज अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट? एज द नेम सजेस्ट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या फिर रफ एस्टिमेट एक ऐसा एस्टिमेट है जिसके लिए कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही उस कंस्ट्रक्शन के लिए लगने वाले आइटम्स की क्वांटिटीज हम अज्यूम करते हैं. सो इट इज सम अप्रोक्सीमेशन फॉर द क्वांटिटीज. इट इज नॉट एक्चुअल और एग्जैक्ट क्वांटिटी जो हमें कंस्ट्रक्शन के लिए लगने वाली है. ये बस एक अप्रॉक्स क्वांटिटीज होती है. For calculating approximate estimate of a work, no detailed knowledge is required and it can be done on the basis of practical knowledge. Approximate estimate बनाने के लिए हमें डिटेल्ड कितना क्वांटिटी लगेगा, कुछ भी आइटम्स जो हम यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में लाइक सीमेंट, एग्रीगेट और ब्रिक, इसका डिटेल्ड नॉलेज ना रहकर भी चलेगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें एग्जैक्ट क्वांटिटीज पता होनी चाहिए, बट हम प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बना सकते हैं. इट इज़ डन टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट. ये की पॉइंट है इस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाते क्यों है. तो जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें दो अप्रूवल लेने पड़ते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक टेक्निकल सैंक्शन. तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हमें उन्हें कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना कि ये हमारा प्रोजेक्ट है. सो शैल वी कंटिन्यू विद दिस और कैन वी इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट. सो दिस आर द approvals which we get from administration by showing them our approximate estimate. Now third point is it helps in deciding the financial aspect of the project. एक अप्रॉक्स क्वांटिटीज हमने अज्यूम की और प्रोजेक्ट का बजट निकाला, इसमें से हमें पता चलता है कि टोटल कितना हमें इसके लिए कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की एक अप्रॉक्स आइडिया हमें आ जाती है. तो उससे फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑल्सो वी कम टू नो. सो दीज आर सम पॉइंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर approximate estimate. Now plinth area method. Plinth area method is the method which we use to find approximate cost. ये यहाँ पर मैंने 3 स्टार किए हैं इस मेथड को बिकॉज दिस इज मोस्ट वाइडली, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ये मेथड है प्लिंथ एरिया मेथड. तो इसमें कैसे हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैसे निकालते हैं? अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया इंटू रेट ऑफ प्लिंथ एरिया. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसका प्लिंथ एरिया है 2000 मीटर स्क्वायर और वहाँ पर रेट पर मीटर स्क्वायर इज 1500 पर मीटर स्क्वायर. सो प्लिंथ एरिया है हमारा 2000, उसको मल्टीप्लाई किया कि अगर हमने ₹1500 पर मीटर स्क्वायर से, तो हमें टोटल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट उस एरिया की आ जाएगी इन रुपीज़. नाउ दिस रेट ऑफ प्लिंथ एरिया डिफर्स अकॉर्डिंग टू द लोकेशन वाइज वो रेट्स अलग अलग होते हैं. नाउ व्हाट इज प्लिंथ एरिया? प्लिंथ एरिया, इट इज अ बिल्डअप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी. इस डेफिनेशन को हम एक फिगर से समझने की कोशिश करेंगे. इन दिस फिगर वी कैन सी ब्लू लाइन से जो बाउंड्री बनाई गई है वो प्लॉट एरिया है. दैट इज द एरिया विच वी बाय. वो एरिया उन्होंने खरीदा है. वो जो प्लॉट एरिया है उस पूरे एरिया पर तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं किया है और हम कर भी नहीं सकते, कुछ एक डिस्टेंस छोड़कर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. अब इस प्लॉट एरिया में जितने भी पार्ट में कंस्ट्रक्शन हुआ है इंक्लूडिंग द वॉल्स, दैट इज प्लिंथ एरिया. जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था,
It is the built-up covered area of a building measured at floor level of any story. कोई भी स्टोरी के फ्लोर लेवल पर जहाँ से हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं वहाँ से जो जहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वो एरिया दैट इज बिल्ट-अप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग. सो ये मैंने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की. आई होप यू अंडरस्टैंड. Now moving to the second point of plinth area, that is as per IS मतलब Indian Standard Code 38612002 for the purpose of plinth area following shall be included. अब इस plinth area में क्या क्या include करना चाहिए, क्या include नहीं करना चाहिए, ये हमें Indian Standard Code में बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताया गया है. So we'll go through it one by one. Thing which should be included in plinth area. It is area of the wall at the floor level excluding plinth offsets if any. पहले तो मैंने जैसे उस डायग्राम पर से आपने देखा कि जो भी पूरा बिल्टअप एरिया था उसमें जो इंक्लूडिंग वॉल्स हमें प्लिंथ एरिया में कंसिडर करना है. वॉल्स का भी एरिया प्लिंथ एरिया में कंसिडर करना है. एक्सेप्ट अगर कभी कभार क्या होता है ना, कुछ ऑफसेट्स हम छोड़ते हैं बिफोर कंस्ट्रक्शन, तो अगर प्लिंथ ऑफसेट्स छोड़कर बाकी पूरा वॉल का एरिया हमें प्लिंथ एरिया में कंसिडर करना रहता है. सेकेंड थिंग इज shaft for sanitary water supply installation, electrical installation, fire fighting, air condition and lift. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सैनिटरी सप्लाई, वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए शाफ्ट्स इंस्टॉल किए जाते हैं, या फिर फायर फाइटिंग के लिए, या फिर एयर कंडीशन का जो डक्ट होता है उसके लिए, लिफ्ट के लिए. दिस आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम द फिगर. इस फिगर में हम देख सकते हैं किस तरह से शाफ्ट्स इंस्टॉल किए हैं. वाटर सप्लाई के लिए मे बी ये प्लम्बिंग के हो गए, या फिर इलेक्ट्रिक जो छोटे पाइप दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल के होते हैं. उसके बाद प्लम्बिंग के लिए कुछ शाफ्ट्स इंस्टॉल किए हैं, एयर कंडीशन के डक्ट के लिए होते हैं. सो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल. नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट दैट इज स्टेयरकेस. अब ये स्टेयरकेस मतलब कौन सी वाली, जो घर के अंदर स्टेयरकेस होती है वो वाली स्टेयरकेस प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होती है. फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में हम देख सकते हैं ये स्टेयरकेस घर के अंदर कंस्ट्रक्ट की गई है. सो दिस विल बी इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया. रिमेंबर स्टेयरकेस जो घर के अंदर कंस्ट्रक्ट की गई है वो हमेशा प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होगी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. इन केस ऑफ ओपन वरांडा विथ पैरापेट 100% एरिया फॉर द पोर्शन प्रोटेक्टेड बाय प्रोजेक्शंस अबव. And next is 50% area for the portion unprotected by projections above. ये भी आपको एग्जाम्पल डायग्राम से ही अच्छे से समझ में आएगा. इस फिगर में हम देख सकते हैं जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि 100% एरिया फॉर द पोर्शन प्रोटेक्टेड बाय प्रोजेक्शंस अबव. ये जो वरांडा है इसका ऊपर का जो इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्शन है, ये 100% ये प्रोटेक्टेड है ऊपर से, उसको कुछ तो प्रोजेक्शन है. इसलिए जब हम प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इस वरांडा का पूरा 100% पोर्शन हम कंसिडर करेंगे. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्शन है, ये प्रोटेक्टेड है. देन सेकंड इज 50% एरिया फॉर द पोर्शन अनप्रोटेक्टेड बाय प्रोजेक्शंस अबव. इन दिस फिगर वी कैन सी ये जो वरांडा है वहाँ पे चेयर्स रखे हैं वो वरांडा है, उसके ऊपर कोई प्रोजेक्शन नहीं है. तो इसलिए जब हम प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इस वरांडा का सिर्फ 50% प्रोजेक्शन, सिर्फ 50% एरिया हम कंसिडर करेंगे. वाई? बिकॉज इट हैज़ नो प्रोजेक्शन. ओके, इट इज़ अनप्रोटेक्टेड. सो आई होप दोनों पॉइंट्स इस वरांडा के आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. दिज आर द ऑब्जेक्टिव्स. डायरेक्टली ऐसे के ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि कितना परसेंट एरिया कब कंसिडर करेंगे प्लिंथ एरिया में. सो दिज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट वन इज 100% फॉर एरिया ऑफ बालकनी प्रोटेक्टेड बाय प्रोजेक्शन अबव. अगर ऊपर कुछ प्रोजेक्शन है तो पूरा 100% बालकनी का एरिया कंसिडर करेंगे. एंड 50% ऑफ एरिया ऑफ बालकनी अनप्रोटेक्टेड बाय प्रोजेक्शन अबव. अगर प्रोटेक्टेड नहीं है वो बालकनी, ऊपर से कुछ प्रोजेक्शन नहीं है, तो उस बालकनी का सिर्फ 50% एरिया प्लिंथ एरिया के कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे. सो आई विल शो डायग्राम फॉर दिस टू. इन दिस डायग्राम वी कैन सी ऊपर जो ये बालकनी है उसके ऊपर प्रोजेक्शन है. तो इस बालकनी के लिए प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करते वक्त इस बालकनी का पूरा 100% एरिया हम कंसिडर करेंगे. एंड फॉर नेक्स्ट यहाँ पर एक बालकनी हम देख सकते हैं कि ये ओपन बालकनी है, इसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्शन नहीं है, ये अनकवर्ड है, अनप्रोटेक्टेड है टोटली.
तो प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करते वक्त इस बालकनी का हम सिर्फ 50% एरिया कंसिडर करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग प्लिंथ एरिया। आई होप दोनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझे होंगे। नाउ लास्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ एल्कोव मेड बाय कैंटिलीवरिंग स्लैब। बेसिकली एल्कोव क्या होता है ना, तो कोई भी वॉल में एक डिप्रेशन क्रिएट किया जाता है बैठने के लिए, या फिर अलमारियाँ जो होती है, शोकेस जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वॉल में, उसके लिए कुछ डिप्रेशन क्रिएट करते हैं ना, तो वैसे टाइप का स्ट्रक्चर मतलब एल्कोव। तो इस एल्कोव की अगर हाइट 1 मीटर तक है तो उस एल्कोव का सिर्फ 25% एरिया हम प्लिंथ एरिया के कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे। और अगर इस एल्कोव की हाइट 1 से 2 मीटर के बीच में है तो उसका 50% एरिया हम प्लिंथ एरिया के कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे। अगर हाइट उस एल्कोव की 2 मीटर से ज़्यादा है तो पूरा 100% एरिया विल बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग प्लिंथ एरिया। हियर इन दिस फिगर यू कैन सी, ये बैठने के लिए सोफा जहाँ रखा गया है वो एक कुछ डिप्रेशन क्रिएट किया है वर्टिकल वॉल में। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को, इस टाइप के आर्किटेक्चरल थिंग को एल्कोव कहते हैं। सो आई होप आपको कौन सा एरिया कंसिडर करना चाहिए प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करने में ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि विच थिंग्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, मतलब एक्सक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करते वक्त कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड करनी चाहिए। सो आई विल रीड इट वन बाय वन और फिर फिगर से आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। सो फर्स्ट इज एरिया ऑफ लोफ्ट, then area of architectural band or cornice etc., area of vertical sunbreaker, area of any open platform, terrace, ओपन स्पाइरल और सर्विस स्टेयरकेस। नाउ यहाँ पे जो स्टेयरकेस मेंशन की है ये बाहर, जो घर के बाहर स्टेयरकेस है उसकी बात कर रहे हैं। दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। एंड लास्ट वन इज एरिया ऑफ मम्टी, मशीन रूम, टॉवर्स, डोम्स अबाउट टेरेस लेवल इज नॉट इंक्लूडेड। I will explain each one of this from figure. So first one was area of loft. Area of loft consider नहीं करते हैं हम plinth area के calculation में। तो loft क्या होता है ना, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक कैंटिलीवरिंग, ओपन कैंटिलीवर यहाँ पर दिख रहा है। स्टेयर केस से जब ऊपर जा रहे हैं वहाँ पर चेयर वगैरह रखी है, तो ऐसे टाइप का ओपन कैंटिलीवरिंग पोर्शन उसको लोफ्ट बोलते हैं। सेकेंड इज एरिया ऑफ आर्किटेक्चरल बैंड या फिर कॉर्नाइस। यहाँ पर एक देखिए आर्किटेक्चरल बैंड दिया है। कॉर्नाइस मतलब वो वॉल और स्लैब को ज्वाइन कर रहा है कुछ एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल वे में। सो दैट इज कॉर्नाइस, उसको भी प्लिंथ एरिया में कंसिडर नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज वर्टिकल सनब्रेकर। ये वर्टिकल सनब्रेकर्स हम यहाँ पर देख सकते हैं जो सनरेज को रेस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू द रूम। तो ये है वर्टिकल सन ब्रेकर्स, ये भी प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन वाज ओपन प्लेटफॉर्म। इस तरह से ये मॉल्स में हमको बहुत ओपन प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं, तो ये ओपन प्लेटफॉर्म भी हम प्लिंथ एरिया के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद टेरेस, टेरेस भी ऑल नो ऊपर जो होता है वो भी प्लिंथ एरिया के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करते। देन ओपन या फिर स्पाइरल स्टेयरकेस जो घर के बाहर स्टेयरकेस होती है वो भी कंसिडर नहीं करते। लास्ट पॉइंट था कि एरिया ऑफ मम्टी। तो मम्टी क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर फिगर में हम देख सकते हैं ऊपर एक मतलब एनसर्कल करके दिखाया गया है, कवरिंग टू द हेडरूम। हेडरूम वगैरह जो हम प्रोवाइड करते हैं स्टेयरकेस के लिए, वहाँ पर एक आर्किटेक्चरल वे में हम कवरिंग प्रोवाइड करते हैं स्टेयरकेस को, उसको मम्टी बोलते हैं। उसके बाद मशीन रूम हो सकती है, या फिर टेरेस पे कोई भी कंस्ट्रक्शन भी हमने अगर बनाया तो वो भी हम प्लिंथ एरिया के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये सभी पॉइंट्स थे जो कि प्लिंथ एरिया के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड किए गए हैं बाय IAS कोड। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एस्टिमेट देखे, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। देन प्लिंथ एरिया मेथड देखी है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैलकुलेट करने की, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है प्लिंथ एरिया में, क्या इंक्लूड नहीं होता, वो ईच फिगर वाइज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सिविल इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स और शेयर कीजिए आपके सभी सिविल इंजीनियरिंग फ्रेंड्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।